नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। बुलेटिन में हर अहम खबर पर डालेंगे नजर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए, ईडी और पुलिस ने कसा शिकंजा। 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी। 100 से ज्यादा संदिग्ध गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक नामांकन। जरूरी होने पर 17 अक्टूबर को मतदान। नतीजों का ऐलान 19 अक्टूबर को। महिलाओं को समर्पित रही उत्तर प्रदेश विधानमंडल की आज की कार्यवाही। महिलाओं ने सदन की कार्यवाही में निभाई खास भूमिका। प्रश्नकाल में भी सिर्फ महिलाओं के ही सवालों पर चर्चा। महंगाई को काबू करने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ने तीसरी बार बढ़ाई ब्याज दरें। नीतिगत ब्याज दर में 0.75% का इजाफा। दुनिया भर के बाजारों पर असर। 337 अंक टूटा सेंसेक्स। और दिल्ली समेत एनसीआर में झमाझम बारिश। उत्तराखंड में भूस्खलन से रुद्रप्रयाग में हाईवे बाधित। अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में बारिश का अनुमान। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य मुख्य समाचारों पर। त्रिपुरा से राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव जीत गए हैं। ये सीट डॉक्टर माणिक साहा के इस्तीफे से खाली हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के बारे में संदेह करने वालों को गलत साबित किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मोदी शासन के 20 वर्ष कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उन्होंने बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कामकाज में पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने की कवायद के तौर पर 27 सितंबर से सभी संविधान पीठ के मामलों की सुनवाई का सीधा प्रसारण करने का निर्णय किया है। केंद्र ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों से अगले महीनों में पराली बिल्कुल न जलाए जाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करने को कहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने धान की पराली जलाने के प्रबंधन के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के अलुआ के यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज परिसर में लक्षद्वीप से लाया गया एक पौधा लाकर भारत जोड़ो यात्रा के 15वें दिन का सफर शुरू किया। फिल्म उद्योग जगत से जुड़े शिवाशीष सरकार को सर्वसम्मति से प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। नवगठित गिल्ड काउंसिल ऑफ मैनेजमेंट की पहली बैठक में सरकार को अध्यक्ष चुना गया। ईडी ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड की 2,747 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ये कार्यवाही कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में डॉकयार्ड, कृषि भूमि, वाणिज्यिक संपत्तियां और बैंक जमा शामिल है। रूसी अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के बाद 3 नए अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे। कजाकिस्तान से प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान सोयूज निर्दिष्ट कक्षा में पहुंचा और इसके 3 घंटे के बाद वो अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच गया। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने महंगाई को काबू में लाने के लिए नीतिगत दर में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि की है। प्रमुख ब्याज दर बढ़ाकर 0.5% कर दी गई है, जो अब तक 0 से 0.25% नीचे थी। मैक्सिको की राजधानी में 6.8 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3 दिन पहले आए 7.6 तीव्रता के भूकंप में 2 लोगों की जान चली गई थी। और अब खबरें विस्तार से। एनआईए की अगुवाई में कई एजेंसियों ने आज 15 राज्यों में एक साथ छापे मारे और देश में आतंकवाद के वित्त पोषण में कथित तौर पर शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 106 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। सबसे अधिक गिरफ्तारियां केरल में 22, महाराष्ट्र कर्नाटक में 20-20, तमिलनाडु में 10, असम में 9, उत्तर प्रदेश में 8, आंध्र प्रदेश में 5, मध्य प्रदेश में 4, पुडुचेरी में 3, दिल्ली में 3 और राजस्थान में 2 की गई। एनआईए ने इसे अब तक का सबसे बड़ा जांच अभियान करार दिया है। आतंकवादियों को कथित तौर पर धन मुहैया कराने, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और लोगों को प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ने के लिए
बरगलाने में कथित तौर पर शामिल व्यक्तियों के परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पीएफआई की स्थापना वर्ष 2006 में केरल में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक भी की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, एनआईए के महानिदेशक दिनकर गुप्ता समेत शीर्ष अधिकारी इस उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए। माना जा रहा है कि अमित शाह ने आतंकवाद के संदिग्धों और पीएफआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ देश भर में की गई कार्रवाई का जायजा लिया। एनआईए की अगुवाई में कई एजेंसियों ने आज 15 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, एक तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा की मजबूती के लिए एक सबसे बड़ा कदम, टेरर फंडिंग पर एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन प्लान और पीएफआई के ठिकानों पर भी छापेमारी, क्या कहेंगे? बिल्कुल दीक्षा, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो बीते संसद सत्र के दौरान संसद भवन परिसर में ही गृह मंत्री ने एनआईए के साथ एक बैठक की थी, जिसमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट उन्हें पेश की गई थी पीपीटी के माध्यम से। और आज जब हम देख रहे हैं इस कड़ी में आज 100 से ज़्यादा ठिकानों में पूरे देश में 15 राज्यों में छापे मारे गए हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि एनआईए ने और तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने पहले ही बताया था कि पीएफआई भारत में कट्टरता को फैलाने और आंतरिक असंतोष जो देश में है, जो कुछ समुदाय वंचित वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो एक कांड हुआ था, उसके बाद वहां एक जातीय उन्माद फैलाने का भी की कोशिश की गई थी और उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी सौंपी गई थी कि उसमें पीएफआई का बहुत बड़ा रोल है। वो वहां के युवाओं में जो खासतौर से वंचित वर्ग के हैं उनको भड़का रही है। इससे पहले भी हमने देखा था जब नागरिकता संशोधन विधेयक जो बाद में कानून बना वो लाया गया था, तो उसके बाद पूरे देश भर में अल्पसंख्यकों को उस कानून के खिलाफ भड़काया गया था। तमाम जगहों पर जो है धरना प्रदर्शन करवाए गए थे। तो ये रिपोर्ट पहले से भी थी, एनआईए ने पहले भी इसको लेकर केंद्र सरकार को आगाह किया था और पीएफआई पर को प्रतिबंधित करने की भी बात बार बार उठती रही है। लेकिन आज जिस तरह से हमने 15 राज्यों में छापे देखे हैं 100 से ज्यादा ठिकानों पर और सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, तो एक बहुत बड़ी बात है आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि देश में जिस तरह से हमने वामपंथ उग्रवाद को जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से वहां से सिमटते हुए देखा था, अब उसके बाद ये एक बहुत बड़ी कड़ी है देश में आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से। दीक्षा, बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने और पुनीत सागर अभियान और टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से स्वच्छ जल निकायों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनसीसी और यूनिईपी ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इस पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू का उद्देश्य स्वच्छ जल निकायों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को शामिल करने के लिए दोनों संगठनों के बीच प्रयासों को मिलाना और तालमेल बिठाना है। डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के रेजिडेंट प्रतिनिधि बिशो परजूली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरंभ हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद अब नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उम्मीद जताई कि एक व्यक्ति एक पद संबंधी प्रतिबद्धता बरकरार रहेगी। What we have decided, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो I expect that commitment will be maintained. उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में आज एक इतिहास रचा गया। दोनों सदनों में आज महिला सदस्यों की आवाज गूंजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर दोनों सदनों में पूरा दिन महिला सदस्यों को समर्पित किया गया।
जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिला सदस्यों ने भागीदारी की और महिला हितों पर गहन विचार विमर्श हुआ। मॉनसून सत्र के चौथे दिन विधानसभा और विधान परिषद में केवल महिलाओं से जुड़े मुद्दों की ही गूंज रही। देश की किसी विधानसभा में ये पहला मौका था जब महिला सदस्यों के लिए पूरा दिन समर्पित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में पुरुष नेताओं की बातों के पीछे कहीं महिला सदस्यों की आवाज दब कर रह जाती है। ऐसे में आज उन्हें बोलने का मौका दिया गया है। मां के समान कोई छाया नहीं है, मां के समान कोई सहारा भी नहीं है, मां के समान कोई रक्षक नहीं है और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के प्रति अगर ये भाव हर नागरिक के मन में आ जाए तो मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। वाद विवाद और चर्चा सुशासन की आत्मा है और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए स्वतंत्र विचारों की आवश्यकता भी है। गुवाहाटी में तीसरे लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा हालात में दूसरे के विचारों के प्रति असहिष्णु होना आम बात हो गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समझौता नहीं हो सकता और इसकी जिम्मेदारी प्रबुद्ध समाज के लोगों पर है कि वे दबे कुचले लोगों के विचारों का संरक्षण करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोक मंथन कार्यक्रम जैसी गतिविधियां देश की संस्कृति और मूल्यों की प्रतीक हैं। इस वर्ष के लोक मंथन कार्यक्रम का विषय था लोक परंपरा। Dialogue, debate and discussion are soul of governance. Contemporaneous scenario on this count, particularly legislatures, is worrisome. Entire ecosystem upliftment can be effected by drawing lessons from our rich past. संसद भवन परिसर में चल रहे हिंदी पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन जारी है। इसी कड़ी में आज लोकसभा सचिवालय ने हिंदी भाषा की अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसके लिए 5 ग्रुप बनाए गए, जिसमें 15 लोगों ने भाग लिया। कड़े मुकाबले में द्वितीय पुरस्कार 2 ग्रुप को मिला। लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव पुलिन भूटिया ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। एक व्यक्ति था जो एक दिन अपने गिरजाघर नहीं गया। ठंड पड़ रही थी, आग सेक रहा था और बाहर उसने देखा कि कुछ एक चिड़ियाँ हैं जो ठंड में बर्फ़ से मर रही हैं और जगह ढूंढ रही हैं कि गर्माहट दिखे। शीशा था, आके कुट-कुट कर रही थी, लेकिन जो व्यक्ति था उसको तरस आया और वो बाहर गया और इशारा करता था कि वो अंदर आएँ, लेकिन चिड़ियाँ उसको देख के भाग गई। हमारे जो प्रभु यीशु का इस जगत में आना है, पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा। भारत की जो समुद्री सीमा है उसमें कई सारे सुधार किए जा रहे हैं और व्यापार और उद्योग को और ज़्यादा कैसे मजबूती दी जाए इस पर भी काम हो रहा है। इंडिया में 14% जो इकोनॉमी है वो मैरीटाइम इंडस्ट्री से बेस्ड। पोर्ट आपके डेवलप कर रहे हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, आप मैकेनिज्म चेंज कर रहे हो ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम हो। न्यू इकोनॉमी इज़ द वन जिसके हम ऊपर ध्यान दे सकते हैं और ये हमारे मैरीटाइम सेक्टर को और आगे तक लेकर जाएगा। 26/11 की बात करें तो हमें इससे बहुत एहसास हुआ था कि जो कोस्ट लाइन की रक्षा है उसको बहुत बढ़ावा देने की ज़रूरत है। Whoever will control this Indian Ocean region will rule the Asia. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की।
प्रधानमंत्री कल गुजरात में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 2 दिन का यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों के संग्रह का कल दिल्ली के आकाशवाणी भवन में विमोचन किया जाएगा। पुस्तक के रूप में प्रकाशित इस संग्रह का शीर्षक है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण। पुस्तक में नए भारत को लेकर प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को भी दर्शाया गया है। पंजाब सरकार ने 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया गया है। इस सत्र में बिजली और पराली जलाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद में बंद कमरे में 1 घंटे से अधिक वक्त तक ये बैठक हुई। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में नई रेल बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मथुरा और वृंदावन के बीच सेवाएं प्रभावी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में सुनवाई पूरी कर दी है और इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 29 सितंबर को होगी। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में मरम्मत का काम पूरा करने के लिए 27 सितंबर तक सड़क रोज 4 घंटे यातायात के लिए बंद रहेगी। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का दिल्ली में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजू श्रीवास्तव 40 दिन से अधिक समय से अस्पताल में भर्ती थे। खबरों पर, दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे कुछ इलाकों में सड़कों पर जल जमाव हो गया और यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। दिल्ली में मानसून की वापसी से ठीक पहले हुई ताज़ा बारिश से वर्षा में कमी को कुछ हद तक पूरा करने में मदद मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के इलाकों और मध्य प्रदेश में मध्यम से तेज वर्षा का अनुमान जताया है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में बने हवा के दबाव की वजह से वर्षा हो सकती है। गुजरात और पंजाब सहित देश के अन्य हिस्सों में कम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने की सामान्य तारीख 17 सितंबर है। ये सामान्य तारीख से 3 दिन बाद दक्षिण पश्चिम राजस्थान के कई इलाकों और पास के कच्छ से लौट चुका है। मथुरा में पिछले कई दिन से रिमझिम बरसात का दौर आज तेज मूसलाधार बरसात में बदल गया। झमाझम मेघ बरसने से शहर की सड़कों पर पानी भर गया, नाले नालियां उफन पड़े, 2 पहिया वाहनों का आवागमन रुक गया और 4 पहिया वाहनों के रास्ते बदल गए। शहर के बाहरी हिस्सों की अनेक कॉलोनियों में भी जल भराव होने से लोग काफी परेशान हुए। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के बाद मार्ग बाधित हो गया है। अचानक हुए भूस्खलन के बाद वाहनों का जाम लग गया है और वाहनों की लंबी कतारों के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तरसाली गांव के पास पहाड़ी का एक पूरा हिस्सा सड़क के ऊपर से गिर गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को जापान की यात्रा पर जाएंगे, जहां वो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। बता दें कि जापान के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले शिंजो आबे की 8 जुलाई को पश्चिमी इलाके में चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से अलग से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि म्यांमार में अवैध रूप से बंधक बनाए गए 32 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और शेष लोगों को रिहा कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने साथ ही भारतीय नागरिकों को नौकरी को लेकर लुभाने वाली ऐसी कंपनियों से सचेत रहने के भी सुझाव दिए हैं। Efforts of our missions in Yangon
and in Myanmar and in Thailand. We have been able to facilitate the rescue of some of these victims from captivity or forced labor, and we are trying to help others. We would like to urge Indian nationals to exercise restraint, extreme caution, I would say, before taking up such job offers. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं होना केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि इस वैश्विक निकाय के लिए भी सही नहीं है और इसमें सुधार बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। एस जयशंकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स के राज सेंटर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में कहा कि स्वाभाविक रूप में ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि अंत में अगर आप कहेंगे कि हमारी वैश्विक व्यवस्था की परिभाषा क्या है, वैश्विक व्यवस्था की परिभाषा को लेकर 5 स्थायी सदस्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जो मांग कर रहे हैं वह बहुत ही मौलिक और बहुत गहरे बदलाव से जुड़ी है। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने यूक्रेन में मौजूदा संघर्ष और मानवीय संकट पर संयुक्त रूप से गंभीर चिंता जाहिर की है और तत्काल युद्ध खत्म करने और लोकतंत्र के मार्ग पर चलने की अपनी अपील को फिर दोहराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की 10वीं बैठक की मेजबानी की। इस दौरान उन्होंने इब्सा की प्रक्रिया की समीक्षा की और इसके कार्यों को सराहा। यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर हुए बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका और दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री जोए फाहला भी शामिल हुए। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत, जापान और जर्मनी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में अपने संबोधन में सुरक्षा परिषद में सुधार की बात दोहराई। जो बाइडेन ने कहा कि उनका मानना है कि वक्त आ गया है जब संस्था को और समावेशी बनाया जाए ताकि आज के युग की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद के सदस्य, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, उन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर की रक्षा करनी चाहिए और वीटो से बचना चाहिए। No matter what else is happening in the world, the United States is ready to pursue critical arms control measures. A nuclear war cannot be won and must never be fought. अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.75% की वृद्धि का ऐलान किया है। ऊंची मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। ये लगातार तीसरी बार है जब दरों में वृद्धि की गई है। प्रमुख नीतिगत दर में हालिया वृद्धि से अब यह 3 से 3.25% के बीच हो गई है और ये वर्ष 2008 की शुरुआत के बाद इसका सबसे ऊंचा स्तर है। गैस के दाम में नरमी से मुद्रास्फीति में कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन अगस्त में ये 8.3% पर ही बनी रही। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जोरेम पोवेल ने कहा कि इस कदम की वजह से मंदी आ सकती है या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आती भी है तो वह कितनी गंभीर होगी। इधर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी प्रधान ब्याज दर बढ़ाकर 2.2% कर दी है। Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया के बीच पर व्हेलों का बड़ा झुंड फिर फंस गया है। झुंड में करीब 230 व्हेलें हैं जो जिंदगी और मौत के बीच फंसी हैं, जिनका रेस्क्यू अभियान चल रहा है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी रेस्क्यू की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।